हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल्ड रिविजनरी सेशन में। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी रिवीजन पार्ट 2 के साथ। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर आप लोग जरूर देखें। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस शीट से रिगार्डिंग। बैलेंस शीट उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर जो हमारे आइटम्स होते हैं उससे रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके नेचर्स के बारे में पढ़ा था, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। जैसे बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के बारे में पढ़ा था, उसको बस फॉर्मेट नहीं किया था। एंड के बारे में पढ़ा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी इसका हम लोग का रिवीजन पूरा अपलोडेड है। तो उसे आप हम लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और हम मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो हम लोगों ने और क्या इंपॉर्टेंट बात की थी, हम लोगों ने बात की थी हमारे यूजर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बात की थी। देन हम लोगों ने बेनिफिट्स, देन हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में। एंड देन हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट से रिगार्डिंग सारी बातें की थी, बिल्कुल वो भी पूरा डिटेल में। एंड उसके बाद हम लोगों ने उसका फॉर्मेट भी देखा था, फॉर्मेट के अंदर आइटम्स भी देखे थे, वो भी पूरे डिटेल में। और हम लोगों ने उसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट होता है जो किसी बिजनेस का, जो किसी कंपनी का, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है गाइस, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड, मतलब एट द ईयर एंड के टाइम पे वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू बताता है। जैसे एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, जैसे कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, सपोज करो फिक्स एसेट, जैसे कि बिल्डिंग बिल्डिंग जैसे सपोज करो मशीनरी मशीनरी है, तो मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एक्चुअल वैल्यू क्या आई है वो बताता है हमारा, क्या बैलेंस शीट बताता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू बताता है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्म का। ठीक है गाइस, ओके। देन हम लोग बात करेंगे ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसको प्रिपेयर करते समय हम लोग कंपनीज एक्ट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 3 में पार्ट 1 के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसको किसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है, पार्ट 1 के अंदर। ओके गाइस, देन अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी ये फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करती है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, ये जो कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है इसको अप्लाई नहीं करते हैं, वो अपना फॉर्मेट को यूज करते हैं। ओके, अच्छा, ये एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, AICA ने यह डेफिनेशन दी हुई है, मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ठीक है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है, अ बैलेंस शीट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ अ बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आफ्टर एन एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कीप द अकाउंटिंग ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये हम जो अकाउंटिंग यूज करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स को, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को यूज करके एक बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हमारे बैलेंसेस को, एक्चुअल बैलेंसेस को शो करता है, क्लोजिंग बैलेंसेस को शो करता है, ठीक है। ओके, देन अच्छा, इसको प्रिपेयर करने का फॉर्मेट क्या होता है, इसको प्रिपेयर करने का हमारा वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में। कैसे करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में। पहले हम लोग कैसे करते थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्मेट में करते थे, बट एज पर द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से हम लोग इसको वर्टिकल फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर करते हैं। और वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो चलिए देख लेते हैं। ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट, ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट, ये होता है मतलब टोटल फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नाम लिखते हैं। देन लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, मतलब हम लोग जिस दिन बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग 31 मार्च बना रहे हैं तो लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2000, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉलम होता है, सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम लोग अपने डिटेल्स सारी लिखते हैं। देन आता है
नोट नंबर में हम लोग एक्चुअल में नोट नंबर लिखते हैं, जो कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, तो उस नंबर को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। देन आता है करंट ईयर का फिगर, अमाउंट आता है करंट ईयर का, देन आता है अमाउंट आता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो आता है हमारा सबसे पहला दो पार्ट्स में होते हैं, मतलब एक असेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। आपको तो पता है ना, जैसे हम लोग अगर वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते थे तो एक असेट साइड होता था, एक लायबिलिटी साइड होता है, बट इसमें हम लोग कैसे बना रहे हैं, हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं। तो पहला जो पार्ट आएगा वो लायबिलिटी का पार्ट आएगा, तो इसको इसको किस नाम से बोलते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। देन जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो असेट्स का पार्ट आता है। ठीक है, तो जो पहले पार्ट में हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी देखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम लोग कुछ हेडिंग्स को देखेंगे, देन उसके कुछ सब हेडिंग्स को देखेंगे। तो हमारी कुछ हेडिंग्स में के अंदर क्या क्या आते हैं, पहली हेडिंग्स आती है शेयर होल्डर फंड्स, पहली हेडिंग आती है हमारी शेयर होल्डर फंड्स। देन हमारी जो हेडिंग आती है, जस्ट अ सेकेंड, पहली हेडिंग आती है हमारी शेयर होल्डर फंड्स। ओके, शेयर होल्डर फंड्स। देन हमारी हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, देन आता है करेंट लायबिलिटीज। बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हम लोग ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसके आइटम्स, सब आइटम्स, और उसके अंदर भी मतलब हेडिंग और सब हेडिंग्स के अंदर भी क्या क्या आते हैं वो सब भी बिल्कुल पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग्स के जो पहला हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है जैसे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे जो रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट भी होता है, जो सरप्लस मतलब प्रॉफिट जो होते हैं हमारे, क्रेडिट बैलेंस, वो सारे यहाँ पे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। देन आता है मनी रिसीव्ड अगर अगेंस्ट शेयर वारंट, जो हमारे मनी रिसीव्ड है शेयर वारंट से, जो हम लोगों को पैसा मिला है, वो हमारा शेयर होल्डर फंड्स में आ जाता है। इतना अमाउंट हमारा शेयर होल्डर फंड्स में आ जाता है। बिल्कुल डिटेल में एक बार फिर से बात करेंगे, अभी हम लोग बस एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, देन आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो अलॉटमेंट, जिसका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया बट पेन अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, देन आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे लायबिलिटीज, जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं जो 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी जो 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं उसको नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आता है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आते हैं, देन आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देन आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी बेसिकली होता है जो हमारे 12 मंथ्स के अंदर हम लोग उसको पेमेंट करने वाले होते हैं। तो इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सॉरी, ट्रेड पेएबल्स, देन आता है अदर करंट लायबिलिटीज, एंड आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, देन हम लोग असेट साइड चलते हैं, असेट साइड्स में देखेंगे असेट साइड्स में क्या क्या आता है। जस्ट अ सेकेंड, देन ओके गो। असेट साइड में आता है हमारा सबसे पहला, इसके दो हेडिंग्स होती हैं, नॉन करेंट असेट्स एंड सेकेंड इज करेंट असेट्स। फर्स्ट इज नॉन करेंट असेट्स एंड सेकेंड इज करेंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग्स आती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर आता है टैंजिबल असेट्स, मतलब कि जो हमारी सीन एंड टच होती हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारी टैंजिबल असेट्स के अंदर आते हैं। देन होता है इंटैंजिबल असेट्स, जैसे हमारे गुडविल होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट्स होते हैं कंपनी के, वो सारी चीजें आती हैं इंटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ओके, देन आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स होते हैं, मतलब अभी काम चल रहा है, बने नहीं है, वो सारे गुड्स आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसे गुड्स जो इंटेंजिबल इन नेचर है बट अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, ओके, वो सारे गुड्स आते हैं। फिर आता है हमारा करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर ही आता है, फिक्स असेट्स के बाद आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं। देन आता है डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स आता है। देन आता है डेफर्ड टैक्स असेट्स आते हैं जो एक्चुअली 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं।
एंड देन आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड एट लास्ट आता है नॉन अदर अदर नॉन करेंट असेट्स आते हैं। अदर नॉन करेंट असेट्स इन सबको छोड़ करके जिनकी लायबिलिटी 12 मंथ से ज्यादा की होती है वो आते हैं इनके अंदर, ठीक है। देन आता है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे 12 मंथ से कम के होते हैं। देन आता है इन्वेंटरीज, ऐसी इन्वेंटरी मतलब जो हमारी इन्वेंटरीज होती हैं कंपनी की, मतलब कि हमारे स्टॉक्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर आते हैं हमारे डेटर्स डेटर्स वगैरह आते हैं। एंड देन आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आता है कैश बैंक या फिर हमारे कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब हमारे जो भी लिक्विड फंड होते हैं, जैसे जो 3 मंथ्स के अंदर लिक्विड होने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। देन आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन अदर करंट असेट्स। एंड देन इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं, मतलब करंट असेट्स, टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज को टोटल करते हैं, टोटल लायबिलिटीज को करते हैं, फिर देन टोटल असेट्स को करते हैं, टोटल करते हैं, उसके बाद इन दोनों का जो टोटल होता है वो इक्वल आता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसको मेनली जो हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आता है वो सारी चीजों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे टू हेड्स होते हैं, जो टू पार्ट्स मैंने बताया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड देन दूसरा हेड होता है हमारा असेट्स। देन आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, रिवीजन कर लो आप लोग फटाफट, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। देन आता है हमारे असेट्स के अंदर आते हैं नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब देखेंगे हम लोग हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है हमारा, चलिए देखते हैं शेयर होल्डर फंड में हमारा क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल वो इक्विटी हो सकता है या फिर प्रेफरेंस हो सकता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है कि जो हमारे मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ये इशू कर सकती है, मतलब मेमोरेंड मतलब इशू कर सकती है, रेस कर सकती है, इनसे पैसा ये लोग रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी लोग रेस कर सकते हैं, जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, ठीक है। हाँ, देन हम लोग बात करते हैं इशू कैपिटल। इशू कैपिटल क्या होता है, अगर आप लोगों ने शेयर कैपिटल का रिवीजन देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ। और अगर आप लोगों ने शेयर कैपिटल का रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग वहां से जरूर कर लीजिएगा, हम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। देन आता है इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो अथोराइज का सम पार्ट हम लोग इशू करते हैं और कुछ पार्ट इशू नहीं करते हैं, ठीक है। पब्लिक को कुछ पार्ट इशू करते हैं, जो पार्ट इशू नहीं करते हैं उसको अनइशूड बोलते हैं, जो इशूड करते हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसको नाम देते हैं इशूड शेयर कैपिटल, जो हम लोग इशू करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द अथोराइज कैपिटल जो हम लोग इशू करते हैं जनरल पब्लिक को। देन आता है हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जो जितना इशू किया है उसका कुछ पार्ट जो पब्लिक ने जितना पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो नहीं सब्सक्राइब करते हैं उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब, तो उसको शो नहीं करते, बस सब्सक्राइब को शो करते हैं। फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप मतलब कितना मांगा गया है पैसा और कितना पेड हुआ है, मतलब कितना पैसा मिला है, ठीक है। वो होता है कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब जितना अमाउंट ऑफ अ सब्सक्राइब कैपिटल, जितना अमाउंट हमें मिला है, हमने मांगा है, एंड जितना अमाउंट हमें मिला है उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑफ अ सब्सक्राइब कैपिटल होता है ये। देन आता है हम लोग इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस में दोनों में यूज करते हैं। देन आता है हमारा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर हम लोगों ने देखा था, अम, हम लोगों ने देखा था अपने हमारे फाइनेंशियल शेयर कैपिटल के रिवीजन वीडियो में। तो उसमें देखा था कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट करते हैं जब हम लोग, कॉल इन एरियर एक्चुअली होता क्या है, जो पैसा का अमाउंट, जो पैसा हम लोगों ने मांगा है बट कम, जो पब्लिक ने पैसा हमको नहीं दिया है, मतलब हमने मांगा है बट रिसीव नहीं हुआ है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर, ठीक है। कॉल इन एरियर का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, कॉल इन एरियर का अमाउंट हम लोग उसमें से जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। कहाँ से, हम लोग सब्सक्राइब और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से, ठीक है। और इसको हम लोग और कहाँ पे दिखाते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी दिखाते हैं, ठीक है।
डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू शो, ठीक है, इनको इन लोगों को भी दिखाते हैं। देन आता है हमारा शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्या होता है, जो अमाउंट हम लोगों ने जिन अमाउंट का पैसा हम लोगों ने नहीं मिला है, जो फॉरफीचर कॉलिन एरियर हो चुके हैं, और उन अमाउंट का पैसा अगर हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं, उन लोगों से शेयर्स ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। ओके, शेयर फॉरफीचर। देन अच्छा, अगर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल में इसको ऐड करके दिखाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लोग इसको ऐड करके दिखाते हैं, और इसको हम लोग और इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ये री इशू करते हैं ना, ये जो प्रॉफिट री इशू करते हैं, इनसे जो प्रॉफिट हुआ होता है, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे जितने भी सारे रिजर्व्स होते हैं, जितने सारे प्रॉफिट्स होते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रिजर्व कैपिटल, सॉरी कैपिटल रिजर्व्स आता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स आते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स होते हैं, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, अदर रिजर्व्स होते हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, टैक्स रिजर्व्स वगैरह। एंड देन आते हैं हमारे प्रपोज एडिशनल टू रिजर्व स्किल फंड्स, या फिर हमारे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जो होते हैं, और हमारे जो क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सारी चीजें हमारे आते हैं। तो रिजर्व्स होते क्या है, बेसिकली हम लोग एक पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ही तो एक रिजर्व्स में डाल के रखते हैं, कि जब हमें कभी यूज आएगा उन चीजों के लिए, एक एज अ सिक्योरिटी मनी हम लोग डिपॉजिट उसमें रख के रखते हैं। मतलब उसमें कि कभी हम लोगों को एज अनसर्टेनिटी आ गई और हम उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम ये सारी रिजर्व्स बना के रखते हैं। ये हमारे क्या होता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ही होते हैं ना, इसलिए हम लोग इसको रिजर्व और सरप्लस में इंक्लूड करते हैं। देन हमारा क्या आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। अगर हम लोगों ने कोई शेयर वारंट इशू किया है, अगर हम लोगों ने कोई शेयर वारंट इशू किया है, तो उसके मतलब उसके अगेंस्ट जो हम लोग मनी रिसीव करते हैं, इक्विटी शेयर्स वगैरह जो होता है, उसके उनके वारंट अगर इशू करके रखें, तो उसके अगेंस्ट जो हमको मनी रिसीव होता है, उसको क्या बोलते हैं, शेयर मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट। ओके, देन हम लोग बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हमने मतलब जो शेयर्स इशू किए हैं, उस पे एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर लिया है, एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर लिया, बट अलॉटमेंट मनी जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अलॉटमेंट मनी अभी तक क्या हुई है, रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब होता है, मतलब क्योंकि ड्यू डेट जो बैलेंस शीट का डेट है, बैलेंस शीट के डेट तक अभी तक अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई, तो इसको पेंडिंग अलॉटमेंट मनी बोलते हैं ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी पेंडिंग है अलॉटमेंट, ठीक है। देन आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स वगैरह को शो करते हैं, जो कि हमारे 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं, मोर देन 12 मंथ, जो कि हम पेड करने वाले हैं, आफ्टर द 12 मंथ पेमेंट करने वाले होते हैं, है ना। ओके, इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आने वाले होते हैं सबसे पहला डिवेंचर्स, क्योंकि जो डिवेंचर्स होते हैं वो हम लोग 12 मंथ्स के बाद पे पेमेंट करने वाले होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं ऐसे ही हमारे लॉन्ग टर्म, लोन्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, एंड हमारे होते हैं अदर लोन्स एंड एडवांसेस, और भी जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो होते हैं। देन हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या देखते हैं, देन देखते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जो हमारे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होते हैं, तो मोर देन 12 मंथ्स होते हैं वो, तो हम लोग उनको देखते हैं। देन हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो भी होती हैं हमारी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देन देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो भी होते हैं हमारे, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम लोगों ने बना रखे हैं वो उनको दिखाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज बेसिकली हमारी होती है जो 12 मंथ के बिलों में हम लोग 12 मंथ के अंदर अंदर उसका हम लोग पेमेंट करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। इसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता क्या क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शो करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या कौन सी होती हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो हम मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको पेमेंट करने वाले होते हैं। तो इसके अंदर आता है लोन
डिमांड लोन ऑन डिमांड जो होता है, ठीक है, या फिर ये बैंक से लिया गया हो या फिर ये अदर पार्टीज से लिया गया हो, दोनों इंक्लूड किया जाता है। ओके, देन आता है हमारा डिपॉजिट्स। हमारे डिपॉजिट जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद इन 12 मंथ्स वाले होते हैं, अदर लोन जो कि एन एडवांसेज जो 12 मंथ्स के अंदर पूरे होने वाले होते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जिनको हम जैसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, ये सारे लोग आते हैं ट्रेड पेबल्स हमारे। देन आता है हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम कोई रिसीव किया है एडवांस में, वो आता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, देन आता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, बोरोइंग पे ड्यू हुआ है। देन आता है अनपेड डिविडेंड, जो हम लोगों ने डिविडेंड बोला है बट अभी तक दिया नहीं है, वो अनपेड डिविडेंड अमाउंट आता है। देन आता है कॉल इन एडवांस। अगर कोई कॉल इन एडवांस है, मतलब एडवांस में पेमेंट मिल गया है, तो उसको पेमेंट हम लोग, वो एक तरीके से लायबिलिटी तो है, हम लोग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसका पेमेंट करने वाले होते हैं। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब उसका इंटरेस्ट और एडवांस का पेमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। देन हम लोग अदर पेबल्स को दिखाते हैं, जो अदर हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। देन उसके बाद हम लोग दिखाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो हमारे विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होने वाले होते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, इसके अंदर आते हैं हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, proposed dividend, provision for tax, देन आता है हमारा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर्स। अदर प्रोविजन कोई भी क्रिएट करके रखते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब असेट्स के अंदर देखते हैं, असेट्स के अंदर मेन हेडिंग्स क्या होती हैं, दो हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स, देन होता है करेंट असेट्स। हाँ, नॉन करेंट असेट्स एंड देन होता है करंट असेट्स। अब देखेंगे नॉन करेंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नॉन करेंट असेट्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहले बात करेंगे नॉन करेंट एसेट्स। हमारे वो एसेट्स होते हैं जो कि मतलब आफ्टर द 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स के असेट्स होते हैं। मतलब कि ये जो असेट्स होते हैं आफ्टर 12 मंथ्स रियलाइज होने वाले होते हैं। जैसे कि हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, जो कि हमारे 12 मंथ से बाद में रियलाइज होने वाले होते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ के बाद रियलाइज होने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन करेंट असेट्स, ठीक है। नॉन करेंट असेट्स के अंदर आता है, तो देखेंगे नॉन करेंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। पहले आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या 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 आते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी विच कैन बी सीन और टच। देन आता है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, ये सारी चीजें आती हैं। देन आता है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में क्या क्या आते हैं हमारे, जो कैपिटल है, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो मतलब मतलब कैपिटल असेट्स है, उसको हम लोग अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस होते हैं। एंड देन आता है हमारे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो हमारे इंटेंजिबल असेट्स जिनको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे ये टेंजिबल पे होता है, ये इंटेंजिबल पे होता है। देन हमारे इसके बाद बात करेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है हमारे जो 12 मंथ के बाद पेमेंट होने वाले होते हैं, मतलब जिनका पेमेंट हमें मिलने वाला होता है 12 मंथ्स के बाद में, ठीक है। ऐसे हमारे जैसे कि हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 12 मंथ के बाद पेमेंट होने वाला होता है। देन उसके बाद आता है हमारे डिफर्ड टैक्स असेट्स। डिफर्ड टैक्स असेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अदर करंट असेट्स एंड अदर करंट असेट्स आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट असेट्स के बारे में। करंट असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स में होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट असेट्स के अंदर। करंट असेट्स क्या होते हैं, जो हम लोग विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ पेमेंट करने वाले होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कर रखे हैं और विद इन अ 12 मंथ ये पूरे होने वाले होते हैं। इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, पूरे होने वाले होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और वो 12 मंथ में पेमेंट होने वाले होते हैं। वो जैसे वो इक्विटी शेयर्स का हो, प्रेफरेंस शेयर्स का हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स और ट्रस्ट सिक्योरिटीज का हो, बॉन्ड्स का हो, म्यूचुअल फंड का हो, पार्टनरशिप फर्म का हो, या फिर अदर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट विद इन 12 मंथ होने वाले होते हैं, ठीक है। करंट असेट्स के सबसे पहली हेडिंग हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। देन उसके बाद बात करेंगे इन्वेंटरीज क्या होती है। इन्वेंटरीज हमारी होती हैं
इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। इन्वेंट्रीज हमारी होती हैं बेसिकली जो हमारे गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल कितना हुआ, देन हमारा वर्किंग प्रोग्रेस कितना हुआ, देन हमारा फिनिश गुड्स कितना हुआ, देन स्टॉक इन ट्रेड कितना है, स्पेयर एंड स्टोर्स एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स के हमारे मटेरियल्स कितने हैं, मतलब टोटल हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। देन आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, मतलब हमारे डेटर्स वगैरह कितने हैं, एंड देन आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, लिक्विड आइटम्स होते हैं जो कि तुरंत ही लिक्विड हो जाते हैं, मतलब तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि कैश तो ऑलरेडी कैश में रहता है, बैंक भी हमेशा लिक्विड फंड ही होता है, एंड चेक ड्राफ्ट भी, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है। एंड अदर्स में जैसे कि हमारे अदर्स में कुछ असेट्स और भी आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बताएंगे। देन उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जो हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन्स और एडवांसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग कंपनी से लोन वगैरह दे रखे होते हैं किसी को, तो उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस अगर दे रखे हैं, या फिर अदर कोई असेट्स वगैरह होते हैं तो उनको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके हेडिंग्स और मतलब एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग इस एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, सबसे पहले आप हमें बताओ, लिस्ट द वेरियस विच आर प्रेजेंटेड अंडर द मेजर हेड्स। कौन कौन से हेड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज किस हेड्स के अंदर आते हैं, ऑफ अ पार्ट 3, सॉरी शेड्यूल 3 ऑफ अ पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो अब मैं आपको इसको मतलब बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और आप इसको हमें आंसर तो गिवन ही है, तो मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आती हैं हमारे डिवेंचर्स, लोन्स, मतलब जो हमारे मोर देन 12 मंथ्स होते हैं, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिटरी एंड द लोन एंड एडवांसेस, जो कि हमारे 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं। देन हम बताएंगे डेफर्ड टैक्स। एक्चुअली क्या पूछा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है ना, नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर आता है हमारा टैक्स डेफर्ड लायबिलिटीज, ये एक्चुअली आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो हमारे 12 मंथ से ज्यादा क्या होते हैं। देन हम क्वेश्चन बात करेंगे, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, हम लोगों को, ठीक है। एक प्रिपेयर करना है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2013 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हाँ, पहले इसको हम लोग रीड कर देते हैं, एक्सप्लेन यहीं पे हम आपको सब कुछ कर देते हैं, रीड कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन यहीं पे कर देते हैं, देन आपके साथ आंसर शेयर कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलो देख लो। रिजर्व एंड सरप्लस, किसके अंदर में जाता है, इसका हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होता है ये, और इसका पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स इसका हेडिंग होता है, उसका सब हेडिंग के अंदर होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 70 lakhs। लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटल गिवन है, देन शेयर एप्लीकेंट्स मनी, ये भी लायबिलिटी साइड होता है 50,000। देन होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 50,000, मतलब कि ये थर्ड आइटम होता है। देन आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर होते हैं, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंदर होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर होते हैं, 1,10,000। देन आता है हमारा ट्रेड पेबल हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। देन आता है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर होता है, मतलब ये करंट लायबिलिटीज के अंदर, ये भी करंट लायबिलिटीज के अंदर। शेयर कैपिटल किसके अंदर होता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर होता है। देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर होते हैं। देन आता है वर्किंग प्रोग्रेस कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस किसके अंदर होता है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस किसके अंदर होता है, नॉन करंट असेट्स के अंदर होता है, देन आता है हमारा असेट्स, फिक्स असेट्स हमारे अगर इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल के अंदर जाएगा फिक्स असेट्स। ओके, देन आता है हमारे इन्वेंट्रीज, करंट असेट्स के अंदर आता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं,
जो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे होते हैं, सॉरी, अगर हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ये हमारे जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है हमने दे रखे हैं, हमारे शॉर्ट टर्म करंट असेट्स के अंदर आएंगे। देन आएगा ये हमारा डेफर्ड टैक्स कर नॉन करंट असेट्स के अंदर आएगा। कैश एंड इक्विवेलेंट किसके अंदर आएगा? करंट असेट्स के अंदर आएगा। एंड देन ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स के अंदर आएगा। ओके, अब हम लोग इसको एक बार आंसर में देख लेते हैं। आंसर में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल 335। देन आता है और इसमें हम लोगों ने कोई नोट्स नहीं बनाया, इसमें सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, और इसमें एक साल का ही फिगर दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने एक साल का फिगर, करंट ईयर का फिगर लिया, प्रीवियस ईयर का फिगर कुछ नहीं लिया। ओके, शेयर कैपिटल में तो सबसे पहले हम लोगों ने शेयर होल्डर फंड बनाया, देन शेयर कैपिटल बनाया, शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखा, देन रिजर्व एंड सरप्लस लिखा 70 लाख रुपीज, देन लिखा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, देन आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कितना आता है 50 लाख। देन आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर नॉन टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी दिया हुआ था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी दिया हुआ था 80,000 रुपीज। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ था, लॉन्ग टर्म कोई लायबिलिटीज नहीं था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था 35,000 रुपीज। देन था हमारा करंट लायबिलिटीज के अंदर था हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कुछ नहीं था, सॉरी कुछ नहीं था, नहीं गिवन था। देन हमारा ट्रेड पेबल था 27,000 रुपीज। देन था हमारा करंट लायबिलिटीज 33,000 रुपीज। देन द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारा नील था। देन उसके बाद था हमारा असेट्स, असेट साइड में क्या क्या था? नॉन करंट असेट्स। देन करंट असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आता है हमारा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर हमारे टैंजिबल असेट्स कुछ नहीं थे, इनटैंजिबल असेट्स थे 2,50,000 रुपीज। देन कैपिटल WIP था 40,000 रुपीज। देन था इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, देन था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं था। देन डेफर्ड टैक्स असेट्स था। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं था, नॉन करंट असेट्स कुछ नहीं था। देन करंट असेट्स के अंदर क्या क्या था हमारा? इन्वेंटरीज था, ट्रेड रिसीवेबल्स था 70,000, इन्वेंटरीज था 1,14,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 4,40,000। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था 56,000। देन अदर करंट असेट्स में कुछ नहीं था। इसका टोटल करेंगे तो टोटल इक्वल आ रहा है 760,000 एंड देन इसका भी 760,000। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट। हाँ, तो चलिए इसको रीड करिए, रीड करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है? शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, डिवेंचर्स गिवन है जो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म्स ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा, है ना। फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसके अंदर जाएगा? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसके अंदर जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा आई थिंक। देन आता है हमारा कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स। देन आता है सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी सरप्लस होता है वो। देन आता है डाउटफुल डेट्स, प्रोविजंस के अंदर चला जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, इस सारी तो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ही होते हैं आई थिंक। हाँ, देख लेंगे आराम से। देन आता है ट्रेड पेएबल, देन आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, गुडविल दिया हुआ है, गुडविल तो हमारे एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर फिक्सर दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश बैलेंस विद बैंक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, लूज टूल्स दिया हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म मान लो। हाँ, चलो सबसे पहले इसमें भी प्रीवियस ईयर का कोई भी फिगर नहीं दिया होगा, करंट ईयर के फिगर के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 नोट्स में भी बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखेंगे। शेयर कैपिटल में अमाउंट दिया हुआ 1200, अमाउंट दिया हुआ टोटल 1200। तो इसके लिए नोट्स अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है,
मतलब नहीं बनाना पड़ेगा। देन आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत सारे रिजर्व्स थे, बहुत सारे रिजर्व्स थे, इसके अंदर नोट्स बना लो। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम 100,000 इसमें था ना क्वेश्चन गाइस, रुपीज में था क्वेश्चन। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपीज, देन आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 150, देन आता है कैपिटल रिजर्व, देन आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट बैलेंस होता है। देन टोटल करेंगे 1320 आ गया। 1320 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। अगेंस्ट शेयर वारंट कुछ था नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ था नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट वाला कुछ था नहीं। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोगों के अंदर डिवेंचर्स थे और हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स थे 550, 250, 800। देन उसके बाद हमारे और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कुछ और चीजें गिवन नहीं थी। देन हमारा था करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमें ट्रेड पेबल गिवन था और शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन था। ट्रेड पेबल के अंदर क्या था, ट्रेड पेबल, हाँ ट्रेड पेबल हमें पूरा गिवन था, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें निकालना था, क्योंकि ये हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने बताया कि ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं। और प्रोविजन फॉर टैक्स 1600 ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं। तो ये हमारे प्रोविजंस हो गए और ये हमारा ट्रेड पेबल हो गया। 400 300 टोटल करेंगे कितना आएगा, ये हमारा 4020। देन हम असेट्स निकालेंगे। असेट्स निकालेंगे, सबसे पहले आएगा नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में आता है फिक्स असेट्स। फिक्स में आएगा टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल कैलकुलेट करेंगे, देन इंटैंजिबल कैलकुलेट करेंगे। टैंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर। ओके, यहाँ से कैलकुलेट हो गया। देन हमारा है इंटैंजिबल। इंटैंजिबल में है हमारे पास गुडविल ही है बस 3500। देन उसके बाद है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें हैं नहीं। अदर करंट असेट्स है। अदर करंट असेट्स में देख लेंगे। अदर नॉन करंट असेट्स में है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अदर नॉन करंट असेट्स में कितना हो गया, 1150 एंड 200 इज इक्वल टू 350। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, 350 यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहली चीज आएगी करंट इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा, इन्वेंट्रीज आएगी हमारी, ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे हमारे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। इसको देख लेंगे जल्दी से फटाफट। तो सबसे पहले हमारा आएगा करंट इन्वेस्टमेंट में हमारे म्यूचुअल फंड दिए हुए थे, इसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, इसलिए मतलब कि विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए हम इसको 400 रुपीज करंट इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। देन इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, ये सारी चीजें इनको इंक्लूड कर देंगे। देन ये आ गया कितना, 1000 रुपीज। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड दिया हुआ था, कैश विथ बैंक दिया हुआ था 620 रुपीज, ये आ गया हमारा। ओके, ये हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल मैच हो गया 420 ओके। हाँ, तो ये हमारा आज का सेशन बस हमारा यहीं तक रहा। हमारा शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पूरा रिवीजन हो गया है। और आप लोगों के लिए हम हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन होगा ये होगा हमारा पार्टनरशिप के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा ये पार्टनरशिप का रिवीजन आ जाता है। आपको वैसे ही आपको रिवीजन का मतलब नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने आप जितना अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए। तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इसको वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।